हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि बीटेक थर्ड सेमेस्टर के लिए होता है। सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। इलेक्ट्रिकल का ये पेपर होता है ना। पेपर कोड है 100306। इस पेपर में आपके पास 9 क्वेश्चंस होते हैं। आउट ऑफ 9 क्वेश्चन आपको किन्हीं 5 का आंसर देना होता है। सारे क्वेश्चन इक्वल वेट के होते हैं, 14 मार्क्स। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंपल्सरी होता है, either it will be the MCQ और शॉर्ट आंसर टाइप। इस क्वेश्चन पेपर में जो है वो MCQ है, तो उसमें भी आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। आउट ऑफ 10 आपको किन्हीं 7 का आंसर देना होता है, 2 मार्क्स ईच, है ना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन ए ले रहे हैं हम। क्वेश्चन एक बार रीड आउट करेंगे, क्वेश्चन विल डिस्प्ले हियर, देन विल सी द सॉल्यूशन, है ना। एक बार क्वेश्चन आप देखेंगे, हमें रीड आउट कर रहे हैं। द वोल्टेज अक्रॉस 1.1 किलोवाट टोस्टर दैट प्रोड्यूस अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज ऑप्शन 1 11 किलो वोल्ट, ऑप्शन 2 1100 वोल्ट, ऑप्शन 3 110 वोल्ट, ऑप्शन 4 11 वोल्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास एक ट्विस्टर है, वो जो ब्रेड ट्विस्टर आता है वो एक ब्रेड ट्विस्टर है, एंड उसकी जो पावर रेटिंग है, जो गिवन डेटा है, उसकी जो पावर रेटिंग है P इक्वल टू दैट इज 1.1 किलोवाट। ठीक है, तो P है 1.1 किलोवाट, दैट प्रोड्यूस अ करंट I इक्वल टू 10 एम्पियर। तो करंट कितना ले रहा है? 10 एम्पियर का करंट ले रहा है ना। व्हाट आपको फाइंड क्या करना है? द वोल्टेज अक्रॉस इट, वोल्टेज कितना होगा। एक्चुअली बेटा ये जो ट्विस्टर है उसको रेजिस्टिव एलिमेंट की तरह से ट्रीट किया जाता है, एंड इन द केस ऑफ रेजिस्टिव एलिमेंट आपका जो P होता है इट इज इक्वल टू V इंटू आई। एक सिंपल फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V इंटू आई, क्योंकि पावर फैक्टर कितना लेते हैं? 1। जो ब्रेड ट्विस्टर होता है उसको रेजिस्टिव एलिमेंट जैसा ट्रीट किया जाता है, हीटिंग एलिमेंट है वो, इसलिए उसको प्योर रजिस्टर जैसा ट्रीट किया जाता है, एंड दैट इज द P इक्वल टू V इंटू आई। नाउ हमें क्या निकालना है? हमें भी निकालना है। P एंड I दिया है, कितना है? 1.1 किलोवाट। 1.1 किलोवाट को कैसे लिख सकते हो? 1.1 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट, है ना। जस्ट पुट करेंगे, हमें वोल्टेज मिल जाएगा। तो वोल्टेज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट डिवाइड बाई करंट दिया है 10 एम्पियर। यहां से ये कैंसिल होकर हो जाएगा 2, मतलब, और ये आपका फाइनली यू विल गेट एज कितना हो रहा है? ये आपके पास 1.1 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू 110 वोल्ट, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 110 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि द ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, है ना। जो ऑप्शन है इसका आंसर दैट इज द ऑप्शन 3। Now let's take the next question, that is question number 1 sub question B, है ना। I am reading the question. The current I in the following circuit is option 1 0.8 ampere, option 2 minus 0.2 ampere, option 3 0.2 ampere, option 4 minus 0.8 ampere। हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ है, एंड इस सर्किट में ये करंट की डायरेक्शन भी दी हुई है और ये करंट I है। इस I को बोल रहा है निकालने के लिए। जैसे आपको I को बोलेगा निकालने के लिए, आप अप्लाई कर दीजिए इसमें KVL। ये करंट I है, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन दे रखी है, तो जो करंट की डायरेक्शन दिया है उसी डायरेक्शन में आप I मान लीजिए सर्किट में और अप्लाई करिए KVL। तो बाई अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यहां से स्टार्ट करेंगे, माइनस से प्लस जाएंगे, उसको पॉजिटिव लेते हैं, या आप नेगेटिव ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। हम पॉजिटिव लेते हैं, तो माइनस से प्लस जाओगे, पॉजिटिव हो जाएगा 3 वोल्ट। रेजिस्टेंस का ड्रॉप होगा ऑलवेज, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप होता है। ये यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। उसी तरह करंट इधर से फ्लो हो रहा है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो जो रेजिस्टेंस होगा उसमें ड्रॉप होगा, तो कितना हो जाएगा? ये प्लस से माइनस जाओगे, ये हो जाएगा माइनस 4I। करंट I फ्लो हो रहा है, ये प्लस से माइनस जाओगे, निगेटिव हो जाएगा माइनस का 5। ये माइनस से प्लस जाओगे, है ना, तो पॉजिटिव, प्लस से माइनस जाओगे नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 5 वोल्ट। और ये फिर कितना हो जाएगा? माइनस, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहे हो, 6I इक्वल टू 0। दैट इज द KVL इक्वेशन। इसको आगे प्रोसीड करना है, एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I। I कितना हो जाएगा? चलो इसको एड अप करते हैं। तब ये हो जाएगा 3 और ये -2, यानी कि माइनस 6 और 4, 10I इक्वल टू माइनस 10I इक्वल टू, और माइनस 10I माइनस, पहले ये ले लेते हैं 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किए तो ये 6 और 4 10 माइनस 10I -2, क्योंकि ये 5 है और प्लस है, ये हो जाएगा 2I। यहां से हमको I निकाल के देना है,
तो क्या हो जाएगा यहां से जस्ट आई आप फाइंड आउट कर लीजिए, आई इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 2/-10 हो जाएगा एंड डेट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 एम्पियर, माइनस ऑफ 0.2 एम्पियर। ठीक है, ये इसका आंसर है माइनस ऑफ 0.2 एम्पियर। जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2। इसका जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 है ना। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। पहली बात। दूसरी बात, ये समझने वाली बात ये है कि सर ये माइनस क्यों आया। देख बेटा, माइनस आने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो गिवन करंट के डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, वो किधर करेगा? उल्टे डायरेक्शन में। एक्चुअली यहाँ पे दो सोर्सेस है, एक है 3 वोल्ट का, एक है 5 वोल्ट का। बाय डिफॉल्ट जो एक इफेक्टिव होगा वो 5 वोल्ट के चलते होगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्टिव कनेक्टेड है। अगर इसको देख रहे हो तो दोनों के वोल्टेज जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए ये जो वोल्टेज है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। बाय डिफॉल्ट जो करंट फ्लो करेगा वो काउंटर क्लॉकवाइज करेगा, ना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। जो गिवन है वो क्लॉकवाइज है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे करंट का कितना करंट होगा? माइनस का 0.2 एम्पियर विल बी द करेक्ट। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन सी। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। द करंट थ्रू अ ब्रांच in a linear network is 2 ampere when the input source voltage is 10 volt. If the voltage is reduced to 1 volt and the polarity is reversed, then current through the branch is option 1 minus 2 ampere, option 2 minus 0.2 ampere, option 3 0.2 ampere, option 4 2 ampere। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक लीनियर नेटवर्क था। ठीक है, हमको नहीं पता है ये नेटवर्क क्या है, बट इट इज द लीनियर नेटवर्क, है ना। एक हमारे पास एक लीनियर नेटवर्क था। ठीक है, इसके एक ब्रांच में, है ना, कोई एक ब्रांच था। लेट भी हम एक इसके बाहर बना लेते हैं और ये पूरा कंबाइंडली एक पूरा लीनियर नेटवर्क है। अब एक ये नेटवर्क है जो कि हमको नहीं पता कौन सा है। ये कंबाइंडली ये पूरा जो है यहां से लेके यहां तक इट इज द लीनियर नेटवर्क। एक दिया हुआ है, मान के चलिए ये एक ब्रांच है, यहां पे समथिंग एक सोर्स वोल्टेज लगाया हुआ है। क्या कह रहा है? यहां पे एक समथिंग सोर्स वोल्टेज लगाया हुआ है और ये पहले कितना था? 10 वोल्ट था। उस समय यहां जो करंट फ्लो हो रहा था इट वाज ऑफ 2 एम्पियर, इट वाज ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है, यानी कि 10 वोल्ट के सोर्स पे जो करंट था दैट इज द 2 एम्पियर, राइट। अब क्या कह रहा है कि आप इस करंट को 1 वोल्ट कर दीजिए, यानी कि इस करंट को 1 वोल्ट कर दीजिए और पोलैरिटी भी रिवर्स कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या कर रहा है? इसको आप 1 वोल्ट कर दीजिए और पोलैरिटी जो पहले ऊपर था तो अभी क्या कर दीजिए? ऊपर माइनस नीचे प्लस, और ये 1 वोल्ट भी कर दीजिए, पहले जो 10 वोल्ट था। अब पूछ रहा है इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा। एक्चुअली लीनियर नेटवर्क है, यहाँ पे होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन दोनों अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन क्या कहता है बात समझोगे। मान के चलो अगर तुम्हारे पास इनपुट 10 वोल्ट है या सोर्स 10 वोल्ट है तो उसका जो इफेक्ट है, आउटपुट जो है वो 2 एम्पियर है। तो अगर तुम इसको x से मल्टीप्लाई करते हो तो आउटपुट भी x से मल्टीप्लाई होगा। सिंस सर्किट नेटवर्क इज लीनियर, सिंस नेटवर्क इज लीनियर, हेंस इसीलिए अगर आप ए टाइम इनपुट करते हो तो x ऑफ t करते हो तो आउटपुट भी ए टाइम हो जाएगा। मीनिंग यह है कि अगर आप ए टाइम वोल्टेज में अप्लाई करते हो तो बाय डिफॉल्ट ए टाइम करंट भी हो जाएगा। पहले आप वोल्टेज कितना लिए थे? 10 वोल्ट था, आप कितना मिल रहा था? 2 एम्पियर मिल रहा था। अभी आपको क्या करना है? 1 करना है, रिवर्स पोलैरिटी के साथ करना है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप पोलैरिटी भी रिवर्स कर रहे हो और मैग्नीट्यूड भी 1 कर रहे हो। तो एक ऑप्शन और है, इसको आप इस तरह लिख सकते हो, अगर प्लस माइनस यहां लिखो और इसको -1 वोल्ट लिखो, दैट विल बी एक्चुअल, दोनों सेम होंगे। अगर आप क्या करते हो, पोलैरिटी को मेंटेन रखते हो और ये मैग्नीट्यूड को -1 कर दो, बात एक ही होगा। अब 10 से कितना हो गया? -1, यानी कि 10 में किससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। यानी कि यहां पे जो ए का वैल्यू है, जो ए का वैल्यू है वो कितना है? माइनस का 0.1 है, क्योंकि अगर 10 में -0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। यानी कि ए का वैल्यू कितना है? -1 है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप ए
यानी कि 0.1 इंटू 10 करोगे ये कितना वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा, और वो माइनस में 1 वोल्ट होगा, तो आपका करंट कितना हो जाएगा, माइनस 0.1 इंटू जो पहले जा रहा था 2 एम्पियर इंटू होगा माइनस का 0.2 एम्पियर. What will be the correct answer of this question is minus 0.2 एम्पियर, that is option number B, यानी कि सेकंड. The correct answer of this question is second option, है ना. Okay, now I am reading the next question, that is question number 1D. I am reading the question. A load is connected to a network at a terminal to which the load is connected. RTH equal to 10 ohm and VTH equal to 20 volt. The maximum possible power supplied to the load is option 1 160 watt, option 2 80 watt, option 3 40 watt and option 4 1 watt. क्वेश्चन समझो क्या है. क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक लोड जो है तो कनेक्टेड है एक नेटवर्क पे. किस टर्मिनल पे कनेक्टेड है, जहां पे लोड कनेक्टेड है वहां पे आरटीएच कितना दिया हुआ है, सिंस जो गिवन है वहां पे आरटीएच थेवेनिन रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम एंड वीटीएच थेवेनिन वोल्टेज दिया है 20 वोल्ट. ठीक है, तो वीटीएच आरटीएच आपको पता है. आपको क्या कर रहा है, द पॉसिबल पावर, द मैक्सिमम पॉसिबल पावर सप्लाइड, यानी कि पी मैक्स की वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम पॉसिबल पावर सप्लाइड. तो मैक्सिमम पॉसिबल पावर सप्लाई जिसको पी मैक्स कहते हो वो किसके बराबर होता है आपका वीटीएच का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम आरटीएच. और ये तब होता है जब आरटीएच बराबर हो जाता है लोड रेजिस्टेंस का, और लोड रेजिस्टेंस बराबर हो जाता है आरटीएच के. एक्चुअली वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस होता है, तो जब लोड रेजिस्टेंस आरटीएच के बराबर हो जाता है उस केस में मैक्सिमम पावर फ्लो करता है, और किसके बराबर होता है, दैट इज द इक्वल टू वीटीएच बाई 4 आरटीएच. जस्ट आपके पास सारा डेटा दिया हुआ है, यहां से हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 10. तो जो आपके पास पी मैक्स का वैल्यू आएगा मैक्सिमम पावर इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 40, और ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी 10. ये कट जाएगा ये 10, यानी कि 10 वाट शुड बी द करेक्ट आंसर. बट अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई सा भी ऑप्शन 10 नहीं दिया है. हमारे हिसाब से जो ऑप्शन 4 है, जो 1 वाट लिखा हुआ था वो एक्चुअली 10 वाट था. मिस प्रिंटिंग की वजह से ये 1 वाट हुआ है, बट द करेक्ट आंसर होगा वो 10 वाट होगा. तो द आंसर विल बी 10 वाट, है ना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा. तो जो यहां पे आंसर होगा इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो आप क्या लिखोगे, ये इट इज द 10 वाट. ठीक है, let us take the next question, that is question number 1 sub question E. I am reading the question. If a two-port is reciprocal, which of the following is not true? कौन सा ट्रू नहीं है ये जानना है हमें. ऑप्शन 1 Z21 इक्वल टू Z12, ऑप्शन 2 Y21 इक्वल टू Y12, ऑप्शन 3 Z21 इक्वल टू Z12 एंड ऑप्शन 4 AD इक्वल टू BC प्लस 1. तो आपके पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेसिप्रोकल होने का, टू पुट नेटवर्क का रेसिप्रोकल होने का कंडीशन आपको बताना है, और उसमें यह बताना है कि कौन सा रेसिप्रोकल होने का कंडीशन नहीं है. तो जो जेड पैरामीटर्स होता है, जेड पैरामीटर्स में रेसिप्रोकल होने का कंडीशन होता है बेटा Z21 इक्वल टू Z12 और Z12 इक्वल टू Z2. ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. जो आपके पास वाई पैरामीटर होता है उसमें आपका Y21 इक्वल टू Y12 या Y12 इक्वल टू Y21, इट इज ऑल्सो द करेक्ट वन. तो ये आपका आंसर दोनों में नहीं है, आपको बोल रहा है कौन सा ट्रू नहीं है. नेक्स्ट आपके पास जो एच पैरामीटर होता है, एंड आपके पास कितना दिया है एबीसीडी पैरामीटर. जो एबीसीडी पैरामीटर होता है उसका जो रेसिप्रोकल होने का कंडीशन है, दैट इज द एबीसीडी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 होना चाहिए. डिटर्मिनेंट का मतलब अगर यहां से तो एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी इक्वल टू 1 होना चाहिए. एंड दिस विल गिव यू व्हाट इज द एडी, दैट बिकम इक्वल टू बीसी प्लस 1.
तो ये भी आपका करेक्ट है, यानी कि ये तीनों करेक्ट बाय डिफॉल्ट। तब क्या होगा, एच पैरामीटर, तो एच पैरामीटर में रेसिप्रोकल होने का जो कंडीशन होता है, इट इज नॉट H21 इक्वल टू H12, ये नहीं होता। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। Let us take the next question, that is question number 1F. I am reading the question. For the three coupled coil in the following figure, calculate the total inductance. है ना, तो हमारे पास एक फिगर है जिसका टोटल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। ऑप्शन 1 दैट इज द 10 हेनरी, ऑप्शन 2 इज द 12 हेनरी, ऑप्शन 3 38 हेनरी एंड ऑप्शन 4 24 हेनरी। आपके पास ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें 3 इंडक्टर हैं और वो कपल्ड है, डेफिनेटली 3 इंडक्टर कपल्ड सर्किट है। आपको क्या निकालना है, टोटल इंडक्टेंस निकालना है, एल इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट निकालना है आपको, टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर 3 है तो L1 प्लस L2 प्लस L3 दैट इज ऑल्सो गिवन हियर। ये दिया हुआ है आपका 6 हेनरी L1, L2 इज द 8 हेनरी एंड L3 इज द 10 हेनरी। तो सबसे पहले आपके पास जो इक्विवेलेंट होगा वो सीरीज में है, तो L1 प्लस L2 प्लस L3, ये सेल्फ इंडक्टेंस आप ऐड करोगे, है ना। जनरली आपके पास ये सीरीज में तो सेल्फ इंडक्टेंस ऐड हो जाएंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस में मेन कहानी होता है कि वो जो सर्किट है वो एडिटिव है कि सब्ट्रैक्टिव है। तो जहां जहां एडिटिव होगा उसमें 2 टाइम m लगेगा और जहां सब्ट्रैक्टिव होगा वो 2 टाइम -2 टाइम m लगेगा। देखते हैं कैसे। देखो पहले एडिटिव सब्ट्रैक्टिव देखना है। पहले देखो, मान के चलो तुम किसी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कराओ, मान के चलो कि करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो किया, है ना। तो देखोगे क्या कि जब एक करंट फ्लो कर रहा है, ये एक डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, तो डॉट पे किस किस में इंटर कर रहे हो या लीव कर रहे हो। मतलब ये है कि इस वाले कॉइल में इस पे तुम डॉट पे इंटर कर रहे हो, इधर बढ़ रहे हो तो डॉट पे इंटर हो रहे हो इस कॉइल में, इस कॉइल में डॉट पे लीव हो रहे हो, ये पीछे की तरफ है, इस कॉइल में डॉट पे इंटर हो रहे हो। तो जिस जिस कॉइल में सेम कंडीशन रहेगा, मतलब ये है कि जिस जिस कॉइल में आप डॉट पे इंटर करोगे ऑल आर इन एडिटिव पोलैरिटी में, और जिस पे एक में इंटर करोगे दूसरे में एग्जिट करोगे, और वाइस वर्सा, दूसरे में एग्जिट कर रहे हो दूसरे में इंटर कर रहे हो, दीज आर इन द सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। तो इस समय जो आपका एडिटिव होगा उस समय दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस एक दूसरे पे इफेक्ट करेंगे तो 2m ऐड होगा, और सब्ट्रैक्टिव होगा तो दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस एक दूसरे पे सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे तो -2m होगा। लेट्स सी, तो इसके और इसके बीच में, ठीक है, इसके और इसके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसको मान लो L1 मान लिए, इसको L2 मान लिए, इसको L3 मान लिए, क्लियर है। तो इसके और इसके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, देखते हैं, करंट इंटर किया डॉट पे, इसमें भी करंट इंटर किया डॉट पे, वो एडिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, +2 टाइम M13। ये जो वैल्यू है ये M13 है, ये M13 1 और 3 के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो ऐड हो जाएगा क्योंकि ये एडिटिव होगा, इसमें भी इंटर कर रहा है, इसमें भी इंटर कर रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसका और इसका कहानी हो गया। अब आते हैं ये वाले म्यूचुअल इंडक्टेंस के पास, ये है इस और इसके बीच में, यानी कि L1 एंड L2 के बीच में, एक पे डॉट पे करंट इंटर कर रहा है दूसरे में लीव कर रहा है, ये सब्ट्रैक्टिव कंडीशन है, तो कितना हो जाएगा, -2 M12। तो 1 और 2 के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सब्ट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो -2 M12 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इस वाले म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में जो कि 2 और 3 के बीच में है, तो क्या दे रहा है, करंट यहां पे लीव कर रहा है, यहां पे इंटर कर रहा है, अगेन इट इज सब्ट्रैक्टिव क्योंकि एक में लीव कर रहा है दूसरे में इंटर कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, -2M23। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, इस वाले सर्किट को देख के हमने फॉर्मूला लिख लिया, जहां पे ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये M13 है, ये M12 है, ये M23 है ना। आप वैल्यूज यहां पुट करेंगे, विल गेट द L इक्विवेलेंट वैल्यू। तो L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 हेनरी प्लस 8 हेनरी प्लस 10 हेनरी, ये सारे हेनरी हैं, एडिटिव हो जाएंगे, प्लस 2 टाइम M13, M13 कितना है 2, -2 टाइम M12, M12 कितना है 4, -2 टाइम M23 कितना है 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, गेट द वैल्यू ऑफ L इक्विवेलेंट इन। तो L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं, तो 814 और 10 24 और 4 28, ये टोटल
पॉजिटिव है तो 28 माइनस, इट इज 28 माइनस 8 और 10 18, यानी कि द आंसर इज 10 हेनरी। तो टोटल एल इक्विवेलेंट आ रहा है आपका, वो कितना आ रहा है 10 हेनरी। व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? 10 हेनरी, ऑप्शन इज 1। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। Now let's take the next question. It is question number 1, sub question G. I am reading the question once. A network which contain one or more source of EMF is known as option 1 linear network, option 2 non-linear network, option 3 passive network, option 4 active network। देखो, वो नेटवर्क जिसमें एक या एक से ज्यादा सोर्स हो, है ना, उसको हम लोग एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। इसमें एटलीस्ट एक हो, एक या एक से ज्यादा सोर्सेस हो, उनको हम लोग बोलते हैं या तो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव नेटवर्क। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी कि इट इज कॉल्ड एज एक्टिव नेटवर्क। Now let's take the next question. That is question number 1, sub question H. I am reading the question. A circuit having same properties for the either direction of current is known as fill in the blanks circuits. Option 1 bilateral, option 2 unilateral, option 3 irreversible, option 4 reversible। तो वो कौन सा नेटवर्क होता है जिसके करंट की डायरेक्शन चेंज होने पे आपके पास उसका प्रॉपर्टी वो सेम होता है, उसको बोलते हैं बाइलेटरल। मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास रजिस्टर होता है, तो एक रजिस्टर है, आप इधर से करंट फ्लो कराओ या इधर से फ्लो कराओ, द प्रॉपर्टी विल बी सेम, ये रेजिस्टेंस रजिस्ट ही करेगा। जबकि एक आपके पास जो डायोड होता है या फिर ट्रांजिस्टर होता है, ये एनपीएन को हो या पीएनपी को हो, ये सारे के सारे ये सब ना यूनिलेटरल होते हैं, क्योंकि इनमें करंट की डायरेक्शन चेंज कराने पे इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ना। तो इसलिए जो आपके पास करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बाइलैटरल। Let us take the next question. That is question number 1I. I am reading the question. Which of the following theorem can be applied to linear, non-linear, active, passive, time variant, time invariant, all type of circuits? Option 1 Thevenin theorem, option 2 Norton theorem, option 3 Telengen's theorem, option 4 superposition theorem। इनमें से कौन सा थ्योरम सब टाइप के सर्किट के लिए अप्लीकेबल है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, दैट इज द Telengen's theorem। क्योंकि बेटा Thevenin theorem, Norton theorem and superposition theorem are applicable for LTI system, linear टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो इनके लिए अप्लीकेबल होता है एलटीआई सिस्टम के लिए, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द आंसर नंबर 3। ये Telengen's थ्योरम जो है वो किसी टाइप के सर्किट के लिए अप्लीकेबल होता है। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये सारे ही सर्किट लिनियर, नॉन लिनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, एक्टिव, पैसिव सबके लिए वैलिड होता है। Let's take the next question. That is question number 1, sub question J. I am reading the question once. Ideal current source has option 1 zero internal resistance, option 2 infinite internal resistance, option 3 low value of voltage, option 4 large value of current। देखो कह रहा है कि एक आइडियल करंट सोर्स के पास क्या होता है, तो आइडियल करंट सोर्स आइदर वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, ये इंडिपेंडेंट वाला है। इसकी रेजिस्टेंस, इसका जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, इसको बेटा ये आइडियल करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इंडिपेंडेंट नेचर का है। तो इसको ना ओपन छोड़ते हैं, इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाते। ओपन होने का मतलब यहाँ का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है या सोर्स रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने का मतलब आप इसको ओपन छोड़ते हो। जबकि एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स लोगे तो उसमें क्या होता, यहाँ पे एक करंट है, ये हम इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर डिपेंडेंट ऑल्सो। तो हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स रेजिस्टेंस होता है, इवन इट इज वेरी हाई बट ये जरूर प्रेजेंट होता है। इवन जो ये सोर्स रेजिस्टेंस होता है इट इज हाई,
हाई नेचर का होता है, ज्यादा होता है, बट इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट, है ना। तो ये प्रैक्टिकल है। आइडियल में क्या होता है, ये इतना ज्यादा हो जाता है कि इनफाइनाइट हो जाता है और ये ओपन सोर्स जैसा बिहेव करता है। इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, द ऑप्शन विल बी, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन